किस तरह से आपका इटसेल्फ रुझान, खुद का भी रुझान था या आपने पारिवारिक लेगेसी को देखकर ही इसे आगे बढ़ाना ठीक समझा? देखो दीपक, है क्या कि आज के समय में ना आयुर्वेद जो है वो ज्यादा तर्क संगत है। जी डॉक्टर साहब, एक आयुर्वेदा को लेकर एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, तो लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा भी एक भाव रहता है कि लोगों को लगता है कि ये थोड़ा स्लो काम करती है, इट टेक्स टाइम कि वो क्योर चाहे परमानेंट कर दे, बट लोगों को क्या लगता है कि एक इमीडिएट रिलीफ चाहिए। देखिए आयुर्वेद जो है ना वो जड़ पे काम करता है और ट्रीटमेंट जो होगा वो रूट कॉज पे होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आप जल्दी में दर्द हुआ, दर्द की गोली खाई, सर में दर्द है, दर्द की गोली खाई और काम पे लगे। और आपका जो ब्रांड है कर्मा आयुर्वेदा, मैं जानना चाहूंगा और हम चाहूंगा कि व्यूअर्स के लिए भी कि कर्मा आयुर्वेदा एग्जैक्टली क्या क्या करता है एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स और व्हाट एग्जैक्टली यू डू इनटू दिस। देखिए हम तो सीधी सी बात आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष को बोलना चाहते हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ आइए। कर्मा आयुर्वेद का एक ही उद्देश्य है कि लोग आयुर्वेद की तरफ आए। जितना हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, हम उतने ही हम बीमार होते चले जा रहे हैं। तो आयुर्वेद जो है ना वो आज से ज्यादा तर्क संगत कभी नहीं था। जीवन जीने की शैली है आयुर्वेद। वेलकम टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात में हम हर एपिसोड के अंदर अलग अलग मेहमानों से और ख़ास मेहमानों से बात करते हैं, उनके दिल की बात को जानते हैं और उनके दिल की बात को आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी अनसुनी बातें, ऐसे अनसुने किस्से जो आपके दिल को छू जाएं और ऐसी बातें जो शायद आपकी ज़िंदगी जीने के लिए आपको प्रेरित भी करें। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है। उनकी इंट्रोडक्शन देने से पहले मुझे एक बात याद आती है। कहते हैं कि जीवन में, ज़िंदगी में आपने कोई भी काम करना हो, उसके लिए आपका स्वस्थ और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं तो ज़िंदगी में आप कितनी भी मेहनत कर सकते हैं और अपने गोल्स को पाने के लिए आप कितनी भी मेहनत करके अचीव करने के लिए यू कैन योर सेल्फ मोटिवेट टू अचीव ऑल योर गोल्स। लेकिन ज़िंदगी में बड़ी परिस्थितियाँ बदलती हैं और खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाए या कुछ इस तरह की परेशानियाँ आ जाएँ, तो जी हाँ, हमारे बीच में ईश्वर स्वरूप भगवान की वो जिसको कहते हैं कि नेमत डॉक्टर के रूप में हम सब के बीच में, हमारे समाज में रहते हैं। और वो ईश्वर से जुड़ी हुई नेमत हमारे बीच में हम सब लोगों को स्वस्थ करने के लिए, हमारे परिवारों को अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन और अपना सेवाएं देते हैं, जिससे कि हम, अगर हमें कोई दिक्कत आई भी है तो जीवन को सुगम और अच्छा बनाकर अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सके। जी हाँ, इसी कड़ी में दोस्तों आज हमारे साथ एक बेहद रिस्पेक्टेड डॉक्टर। मैं उनको डॉक्टर इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हालांकि उनका जो प्रोफेशन है, वो जिस फील्ड में है, जो काम करते हैं, बेसिकली तो एक सेवा है। सेवा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जो पद्धति है, ये जो स्वास्थ्य पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, हज़ारों वर्ष पुरानी है। हज़ारों वर्ष पुरानी होने के बाद भी जो ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है, बुजुर्गों तक को हमने देखा इसी पद्धति को फॉलो करता हुआ, और लोगों के लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाती है पद्धति। आज हम इस बारे में इस पॉडकास्ट में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ जो खास मेहमान है, 5 पीढ़ियों से उनका पूरा परिवार हिंदुस्तान के लोगों को, उनकी ज़िंदगी को सुगम और सेहतमंद बनाने के लिए लगातार देश के अंदर काम कर रहा है। ये सफ़र शुरू हुआ था 1937 से। 1937 जब भारत देश आज़ाद भी नहीं था, तो उन्हीं के परिवार की जो आज से 5वीं पीढ़ी, पहले 5वीं पीढ़ी थी, उन्होंने आयुर्वेदा की चिकित्सा पद्धति से लोगों की ज़िंदगी के अंदर उनको स्वास्थ्य लाभ देने का काम शुरू किया। निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार, ये जो क्रम है, ये लगातार आगे बढ़ता रहा। और आज हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी के अंदर जो 1937 से इस परिवार का सफ़र शुरू हुआ कि लोगों के ज़िंदगियों को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उनकी सेवा कैसे की जा सकती है। इसी कड़ी में आज 5वीं जनरेशन वो भी जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है। और आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर 15 हॉस्पिटल्स के अंदर, 15 ऐसे हॉस्पिटल्स जो अलग अलग शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर है, अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को काउंसलिंग और इस पद्धति के द्वारा लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत और अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। वेरी प्राउडली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली वी वुड लाइक टू वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट डॉक्टर पुनीत धवन। डॉक्टर साहब, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू। थैंक यू सो मच दीपक। और चाय के साथ दिल की बात। डॉक्टर साहब, दर्शकों से मैंने कुछ शेयर किया पॉडकास्ट के साथ कि इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, इट्स बीन ऑलमोस्ट 90 ईयर्स। 90 साल का समय आपके परिवार ने इस देश के लोगों के लिए समर्पित किया। आयुर्वेदा जो हज़ारों साल पुरानी हमारे ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है, आप आज के समय में, जब आज आपने 4 जनरेशंस को अपने आयुर्वेदा के अंदर देखा
कि लोगों को ठीक करते हुए देखा, उनके इलाज करते हुए देखा परिवार में। तो ये जो आयुर्वेदा की आपको इटसेल्फ मोटिवेशन है, क्या वो परिवार से कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें लेगेसी में मिलती हैं, तो आपको लगता है कि आपको वही करना है जो पिताजी, ग्रैंडफादर सब करते आ रहे हैं और लोगों को उसी से फायदा हो रहा है? अदरवाइज आज के टाइम में देखा गया तो और भी बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसकी तरफ भी लोगों का रुझान जाता है, बट आपने अपनी इस लेगेसी को आगे बढ़ाया किस तरह से? आपका इटसेल्फ रुझान खुद का भी रुझान था या आपने पारिवारिक लेगेसी को देखकर ही इसे आगे बढ़ाना ठीक समझा? देखो दीपक, है क्या कि आज के समय में ना आयुर्वेद जो है वो ज्यादा तर्क संगत है जी। पहले के समय में हम देखते थे कि हमारी जो देश की आबादी थी वो लगभग 30 करोड़ थी, उसमें से 5 में से 4 लोग जो थे वो स्वस्थ थे जी। आज 140 करोड़ है, 5 में से 4 अस्वस्थ हैं। बिल्कुल सही बात है। 10 से 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज है जी। 10 से 12 करोड़ लोगों को कोष्ठ खराब है, और इतने ही लोगों को, किसी को कैटरैक्ट है, किसी को जो है काला मोतिया है, किसी को जो है थायराइड की समस्या है। इस तरह की अगर हम समस्या देखें तो 5 में से 4 लोग जो वो बीमार है। और आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि आप बीमार ही ना पड़ो, बीमार ही ना पड़ो। यस। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की। आज ही उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। चरक सुश्रुत काल में तो लोग बीमार ही नहीं होते थे। देखना, सोचना पड़ेगा बीमारी क्या होती है। 500-700 साल और पहले चले जाए तो कहते हैं बीमारी क्या होती है, सोचना पड़ता, पता भी नहीं, नाम भी नहीं पता था। हवा पानी इतना साफ था, हमारी जो आसपास की जो चीजें हैं वो इतनी अच्छी हुआ करती थी कि बीमारी होती ही नहीं थी। आज हमारी हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, दुनिया भर की चीजें जो है वो प्रदूषित है। हम खाना जो खा रहे हैं वो सबको पता है, हम अपनी बॉडी को फ्यूल क्या दे रहे हैं? जंक फ्यूल दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। जो हम पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग जो मिलता है, आज नए चेन का खुला है, चल इसका ट्राई करते हैं। भूख हो ना हो, बिल्कुल सही, नया रेस्टोरेंट खुला, आज वही जाना, वही ट्राई करना। इट हैज बिकम अ ट्रेंड इन द सोसाइटी एक्चुअली। हेल्थ का रास्ता जो है वो अलग जा रहा है, स्वाद का रास्ता अलग जा रहा है। सारे लोग स्वाद के रास्ते पे चल चुके हैं और हेल्थ को जो है वो इग्नोर कर दिया, कंपनसेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और जितना हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, हम उतने ही हम बीमार होते चले जा रहे हैं, उतने ही हम प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, और आज जो है बहुत स्थिति अलग है। तो आयुर्वेद जो है ना वो आज से ज्यादा तर्क संगत कभी नहीं था। जीवन जीने की शैली है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ऐसी, दुनिया में 100 से अधिक पैथीज है, लेकिन आयुर्वेद ही एक पैथी है जो कहती है आप बीमारी ना पड़ो। बाकी पैथी कहती है आप बीमार पड़ गए, आप इलाज करा लो। यस। लेकिन आयुर्वेद कहता है बीमारी ना पड़ो। आप इलाज तो तब कराओगे जब आप बीमार पड़ोगे, लेकिन अगर आप आयुर्वेद का पालन कर लोगे, बिल्कुल आयुर्वेद को फॉलो कर लोगे, तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। इतना पावरफुल है आयुर्वेद। छोटी छोटी चीजें हम सब भूलते चले जा रहे हैं। सब चीजें पहले के जमाने में हम घुटने सुने था, आपने किसी के घुटने बदले जा रहे हैं, नहीं हो रहा है। पहले के समय में 60-70 साल से ऊपर हर दूसरे आदमी को प्रिस्क्राइब कर देते कि घुटने बदलवा लीजिए, घुटने बदलवा लीजिए। पहले ये बीमारियां कहाँ होती थी? शुगर इतनी तेजी से, डायबिटीज इतनी भयंकर रूप से फैल रही है, ब्लड प्रेशर इतनी तेजी से, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर हो रहा है। दोनों भाई बहन है, बीपी शुगर, एक होता है दूसरा साथ हो जाता है। राखी बांधने आऊंगा मैं, वो कहता है मेरे को बांध दे, एक हो जाता है, तो दोनों साथ में चलते हैं। उसकी जो गोली होती है बीपी और शुगर की, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। किडनी फेल हो रही है, उससे शुगर है तो बीपी हो रहा है, बीपी है तो शुगर हो रहा है। आप कोई भी एलोपैथिक दवाई उठा के खाने से पहले गूगल बाबा पे जाओ, उसका नाम डालो और उसके साइड इफेक्ट देखो क्या क्या है। दुनिया भर के आपको साइड इफेक्ट नजर आ जाएंगे। आप गोली नहीं खाओगे, आप ठीक होने के लिए गोली खा रहे हो, ठीक तो आप टेम्पररी हो गए, 4 बीमारियां और हो जाएंगी उससे साइड इफेक्ट के कारण ही, और आप उसको चक्र में फंसते चले जाते हैं, फिर फंसते चले जाते हैं। पहले कुछ से शुरू करते हैं, बीपी सी, चलो जी थोड़ी बहुत दवाई ले ली, थायराइड है जी, चलो थोड़ी बहुत दवाई ले ली। पहले नॉर्मल रेंज थायराइड की अलग हुआ करती थी, 2 ही कंपनियां थायराइड की जो दवाइयां बनाती, आज नॉर्मल रेंज अलग है। ज्यादा से ज्यादा लोग दवाइयां खाएं, वो 2 कंपनियां यही चाहेंगी। बिल्कुल। और जो पूरा मेडिकल माफिया है इंटरनेशनल, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बिके। तो नॉर्मल रेंज को लगातार कम कर दिया गया, शुगर की कम कर दी, शुगर बाकी पैरामीटर्स भी कम करते गए। बीपी की कम हो गई, बीपी का 140 हुआ, 130 हुआ, 110 हो गया। ऐसे ही थायराइड का है, पहले 6.5 7.5 तक भी थायराइड की गोली नहीं चलती थी, अब हर दूसरा आदमी थायराइड खा रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या, चल भाई गोली खा और चल दिन शुरू कर अपना। ये ट्रेंड हो गया है। हर चीज में हमें जल्दी है, हर चीज में हम जो है ऐसा कर रहे हैं, बस हमारे शरीर हेल्थ को
हम कम हेल्थ बैंक से हम लेते हैं और हम वही जो है उसको गिरवी रख रहे हैं, सुबह शाम दिन रात हम लगे पड़े। पहले घुटने नहीं बदले जाते थे, आपने सुना नहीं होगा किसी के घुटने बदले, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हर दूसरे आदमी के घुटने बदले जा रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब, ये जो घुटने बदले जा रहे हैं, घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है या चिकित्सा पद्धति ऐसी हो गई कि वो कह रहे हैं कि बदल दो इसको? आप एक छोटी सी बात बताओ दीपक, पहले के लोग 100 वर्ष से ऊपर जिया करते थे। बिल्कुल, आज भारत में सबसे कम एवरेज एज हो गई है, 60 वर्ष हो गई है। 60-65 जापान के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो 100 वर्ष के ऊपर है। हमने क्या किया, हमने जो है ना घुटने क्यों बदले जा रहे हैं, घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है? हमने पहले हम जाते थे इंडियन टॉयलेट में, मल आसन में बैठ के हम जो है पॉटी क्या करते थे, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं वेस्टर्न टॉयलेट, बैठ के कर रहे हैं, घुटने तो मुड़ ही नहीं रहे। पहले खाना खाते थे सुखासन में खाते थे, बैठ के खाते थे, तसल्ली से खाते थे। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम खाना कहाँ खाते हैं? बेड के ऊपर खा लिया है, या हिंदुस्तान जो है वो पलंग के ऊपर ही खाना खाता है। बिल्कुल। लेकिन जो डाइनिंग टेबल ले आए हम, डाइनिंग टेबल में भी जो है हमारे घुटने नहीं मुड़ रहे, पहले मुड़ रहे, सीधे हैं, स्ट्रेट है बैठने के बाद। अब वो बनाई है अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के वहां पे ठंड बहुत होती है, उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, उनके घुटने इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो बैठ जाए तो उठ नहीं सकते, उठ जाए तो बैठ नहीं सकते जल्दी से। हम उनको देखा देखी बिना देखे कल्चर उनका कॉपी करते हैं। गोरा जो बोलेगा वो हमारे लिए ठीक हो जाता है। तो हम भी देखा देखी क्या ले आए, डाइनिंग टेबल ले आए, और हम आधे ही बैठते हैं, हम आधे ही बैठते हैं, घुटने मुड़ते नहीं है। जब घुटने काम नहीं करेंगे, हम उसकी मूवमेंट नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे घुटने फ्लेक्सिबल है। आप एक छोटी सी चीज इमेजिन करो कि आपके घुटने के आसपास बर्फ की सिलियां लगी हुई है, और वो कैसे आपके घुटने जमा देगी। अगर वो -10 डिग्री के आसपास है और 8-10 घंटे आप उनके बीच में बैठो तो घुटने आपके मूव नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बैठते 8-10 घंटे घुटने में लेके तो उसके अंदर जो है ना वो स्टिफ हो जाते हैं। आप सोचिए वो सारा टाइम ऐसी स्थिति में वो रह रहे हैं, तो उनको ऐसी चीजें करनी है जिसके अंदर वो उसका समाधान निकाल पाए, आधा ही बैठ पाए। घुटने उनके मूव नहीं कर सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया, हम आंख बंद करके बिना देखी उनको कॉपी करते चले जा रहे हैं। हमारे लिए डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है ना किसी काम का नहीं है। हमारे लिए मल आसन, जब हम बैठते हैं ना, एक तो हमारा पेट भी पूरा साफ होता है, घुटने भी ठीक रहते हैं। दो चीजें अगर हमने कर ली, 5 मिनट हमने अगर मल आसन में भी बैठेगा, 10 मिनट भी बैठेगा, पेट भी साफ होगा, घुटने भी ठीक रहेंगे। दूसरा, हमने जो सुखासन में बैठ के अगर खाना खा लिया तो ये सब चीजों से हमारे क्या था, घुटने ठीक रहते। जो हमारी संस्कृति थी जो हम भूलते चले जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। और जो हमारे अपनी चीजें थी जो बड़ी तर्कसंगत है, डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट भी हम वही खा रहे हैं, वेस्टर्न खा रहे हैं। आज की डेट में क्या खा रहे हैं, पैक्ड फूड हो गया, पैक्ड फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, फ्राइड फूड, जितना भी खा रहे हैं वेस्टर्न फूड खा रहे हैं, इंटरनेशनल फूड खा रहे हैं हम। तो फूड जो होता है, डाइट जो होती है, वो हमेशा इंटरनेशनल कभी नहीं होती। पूरे भारत की क्या एक डाइट हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बिल्कुल नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, यस, बिकॉज हर जगह की हवा पानी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर चेन्नई में जाते हैं गीली हवा है, अगर हम गुजरात में जाते हैं सूखी हवा है। तो हर जगह की जो डाइट है वो हमेशा लोकल होती है, उसके एज पर दी वेदर और उनके जो सर्कमस्टांसेस उस हिसाब से। एब्सोल्युटली। खाने का तेल जो यूज होता है वो हो सकता है कि नीचे साउथ में हमारे लिए नारियल तेल बेस्ट हो, बिल्कुल। अपने ऊपर नॉर्थ में हो सकता है सरसों का तेल सबसे बढ़िया हो। बिल्कुल। और हमने जो लोकल डाइट छोड़ के नेशनल और इंटरनेशनल डाइट पे आ गए, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, जहर समान। So that means डॉक्टर साहब that we are just following abruptly और blindly जो है कि अगर आप चाय लगा लीजिए कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो इंटरनेशनल फूड मार्केट में लाया जा रहा है, वी आर जस्ट प्रमोटिंग दैट, वी आर जस्ट अडॉप्टिंग दैट। मतलब इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जो खाने की पद्धति है, रहन सहन की, हमें उसको अपनाते हुए, और आयुर्वेद इसका माध्यम है। आयुर्वेद मुझे लगता है कि वही चीज सिखाता है जो हम शायद मिस कर रहे हैं या उस रास्ते से भटक रहे हैं। हमारे भारतीयों का ना दिमाग सबसे तेज है। तो बिल गेट्स ने अमेरिका की संसद में ये बोला कि व्हाई डू यू अपॉइंट सो मेनी इंडियंस इन योर कंपनी। वो कहता है इफ आई डोंट अपॉइंट सो मेनी इंडियंस देयर विल बी सो मेनी माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। और ये चीज जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे ना, उनको पता थी। यस। उन्होंने कहा इन अंग्रेजों को पता ना, इनको गुलाम बनाना ना तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने सबसे पहले हेल्थ केयर टारगेट किया। खाना पीना हमारा ऐसा था, हम बीमार ही नहीं पड़ते। सारी चीजें हमारी जो है वो बदल दी गई आसपास, और हमें पता ही नहीं चला क्या क्या। हम सिर्फ आकर्षित होते रहे वेस्टर्न कल्चर। आंख बंद करके हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी एक और भी जो है मजबूरी है, एक और भी हमारी गलती है।
चाइना में अगर कोई बीमार होता है ना तो वो सबसे पहले चाइनीज ट्रीटमेंट, चाइनीज मेडिसिन कराता है, लेता है। और अगर उसको फायदा नहीं होता तब वो दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम भारतीय क्या करते हैं, हम पहले जाते हैं केमिकल वाली दवाइयों पे। पहले केमिकल वाली दवाइयां लेते हैं और जब हमें उससे फायदा नहीं मिलता तब हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं। बिल्कुल। चल जी, आप कुछ नहीं हो सकता जी, 15 दिन चल अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई कर ले। उस समय आयुर्वेद भी क्या करेगा जब आप वो स्टेज ही क्रॉस कर चुके कि आपके योर हेल्थ इतनी डिटीरियोरेट हो गई है कि वो रिकवर भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने केमिकल से खराब कर लिया अपने आप को। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, मैं आई वांट टू नो वन मोर थिंग। जैसे आपका इट्स बीन 11 ईयर्स, 11 साल से आप लगातार, क्योंकि आपकी एक 5 पीढ़ियों से लगातार आप आयुर्वेद के थ्रू यू आर हेल्पिंग पीपल, चेंजिंग द लाइफस्टाइल एवरीथिंग। तो 11 साल से आप लगातार खुद डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है और आपका जो ब्रांड है कर्मा आयुर्वेदा, मैं जानना चाहूँगा और हम चाहूँगा कि व्यूअर्स के लिए भी कि कर्मा आयुर्वेदा एग्जैक्टली क्या क्या करता है एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स और व्हाट एग्जैक्टली यू डू इनटू दिस। देखिए, हम तो सीधी सी बात आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष को बोलना चाहते हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ आइए। कर्मा आयुर्वेद का एक ही उद्देश्य है कि लोग आयुर्वेद की तरफ आए। आपके जो नियर बाय डॉक्टर है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसको अपना फैमिली डॉक्टर बना लो और हो सके तो खाना पीना ऐसा कर लो कि आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। आप अगर हो सके तो डाइट वगैरह फॉलो करके ही आधी चीजें ठीक कर लो। हमारे यूट्यूब पे भी बहुत चीजें उपलब्ध है जहाँ पे लोग घर बैठ के ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे यहाँ आके ट्रीटमेंट करना या रह के करना या पंचकर्म कराना। आप ऐसी डाइट कर लो, ऐसा अपना परिचर्या कर लो, ऐसी दिनचर्या कर लो कि आप बीमार ही ना पड़ो। बिल्कुल। बीमारी होगी तब आप ठीक होगे, मेडिसिन लेने की आपको जरूरत ही ना पड़ी। और आयुर्वेद आपको यही गाइड करता है कि आप बीमार ना पड़े और कैसे हेल्दी। पूरे भारत में 15 से ज्यादा क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं और बहुत से और भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, देते हैं। तो जो भी आपके नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको अपना फैमिली डॉक्टर बना लो और वहां से आप ट्रीटमेंट लो। आप अगर बीमार होते हो और अगर आपको फायदा नहीं होता तब आप जाके केमिकल वाली दवाइयां जिसके अंदर साइड इफेक्ट है वो आप ट्राई करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करने लग जाते हैं। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि हमें इस दिशा में नहीं जाना। खाना पीना हमारा बहुत गड़बड़ हो चुका है। खाने पीने में हम क्या खा रहे हैं, सारा विरुद्ध आहार खा रहे हैं जिसको हम कहते हैं। बहुत से लोग जो है आज की डेट में पंजाब में और पंजाबी में बड़ा फेमस है जी, कड़ी पकौड़ा खाएं। कड़ी पकौड़ा जो है ना वो जहर के समान है। दही की जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है और जब हम दही को गर्म करके खाते हैं तो वो संस्कार विरुद्ध हो जाती है। उसका जो तासीर है वो और ऑपोजिट हो गई। तो कड़ी जब गर्म करके दही खाई जाती है तो वो जहर बन जाती है। ऊपर से हम क्या करते हैं, दही के अंदर नमक डाल देते हैं, दही के अंदर चीनी डाल देते हैं। दही में क्या होता है ना, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, तो वही दही हमारा फायदा करती है। लेकिन अब जब नमक डाल देते हैं, अब नमक जो है वो केमिकली प्रोसेस्ड है, चीनी जो है वो केमिकली प्रोसेस्ड है। तो जब वो केमिकल दही के ऊपर पड़ता है तो सारा बैक्टीरिया मर जाता है। So that means डॉक्टर साहब की जो भी दही अगर somebody wants to consume तो उसको बिना शुगर और बिना सॉल्ट के लेनी चाहिए। बिल्कुल, दही बिना शुगर की, बिना सॉल्ट की और हो सके तो मार्केट की दही भी ना ले क्योंकि वो पैस्चराइज होती है। यस। वो उतना फायदा नहीं करती। लेकिन जब आप घर पे बनाते हैं, दही बनाते हैं तो वो आपको सारा फायदा करेगी। These are very important point डॉक्टर साहब, for the knowledge of people, कि क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा ना कि लोगों को बाहर उनको लगता है कि इजी मिल रहा है, कि बाहर कह रहे हैं वो दही मंगा लो, दही 2 पैकेट दही के मंगा लो। सो इट इज बेटर कि थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, बट वन शुड स्टिक टू द थिंग्स और चीजें ऐसी जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए अच्छी हैं जी। तो दही को अगर हमें सबसे बेस्ट यूज करना है तो उसको हमें जमाना चाहिए मिट्टी के बर्तन में। उसकी तासीर भी अच्छी रहती है और हमें मैक्सिमम फायदा भी करती है। घर पे बनाई हुई दही जो है वो कफ बढ़ाती है। दिन में, दोपहर में ले, रात में ना ले उसको, और रोज भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एंटीबायोटिक खा रहा है उसके बाद 15 दिन तक रोज जरूर ले, क्योंकि उसका इंटेस्टाइन का गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है। ओके। उसके बाद बड़ा फायदा करेगी। मैं डॉक्टर साहब अभी मैं कहूँगा कि आप एक चीज बताइए, जो कड़ी लवर्स हैं, ये कड़ी लवर्स को मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि एक बार आप जरूर ये दोबारा इस पर एम्फेसिस करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि कड़ी के बारे में, बिकॉज पीपल रेलिश इट वेरी, उनको लगता है कि कड़ी एक बहुत बढ़िया, लेकिन जो आपने एस्पेक्ट बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल गेट टू नो दैट ऑल्सो कि इट इज हाउ हार्मफुल इट इज। तो मैं चाहूंगा कि जो कड़ी लवर्स है ना उनके लिए जरूर बताएं कि कड़ी खाने से पहले उनको क्या ध्यान रखना है। आयुर्वेद में ना आपके जरिए पूरे भारतवर्ष को ये पता होना चाहिए कि कड़ी यानी कि दही को गर्म करके खाना उसकी प्रकृति के विरुद्ध बना देता है और वही दही हमारे शरीर में जाके विष बन जाती है, जहर बन जाती है।
नुकसान देती है। विरुद्ध आहार का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। कुछ चीजों के साथ कुछ चीजों को नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ मछली नहीं खानी चाहिए, घी के साथ शहद, इस तरह के बहुत सारे विरुद्ध आहार बताए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो संस्कार विरुद्ध हो जाती है बनाने पे, गर्म करने पे, जैसे दही है। अब कड़ी हम ऐसे खाते हैं कि मेरे को लगता है हम जो नॉर्थ इंडियंस है वो बड़े कड़ी लवर्स होते हैं, और हम खाए जा रहे हैं, उसको खाए जा रहे हैं। ये नहीं मुझे भी डॉक्टर साहब, मुझे भी इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं खुद कड़ी बहुत खाता हूँ। आई थिंक आई आल्सो नीड टू लीव इट। नहीं, अब इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट डॉक्टर साहब। क्या है कि आपको किसी चीज की जानकारी होगी तब आप उसके बारे में करेक्टिव मेजर्स लेते हो, कि आपको जानकारी के अभाव में तो आप खा ही रहे हो इतने साल से। बिल्कुल। इसमें ना क्या होना चाहिए कि हम पढ़ते हैं, दिल्ली में आते हैं, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, सारी रोड हमें पता है, अकबर रोड, बादशाह रोड, पता नहीं कौन सारे ठिकाने पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोई वाघभट रोड है, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वहाँ पे कोई सुश्रुत रोड है जिन्होंने फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है। जो हमें एक्चुअल हमारे को नीड है वो नहीं है पता। हल्दी घाटी का युद्ध हमें पढ़ाया जाता है, पता है कि सेहत खराब कहाँ से करनी है, उसकी रेडिया कहाँ लगी। हाँ, वो पता है हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि चरक रोड जो आयुर्वेद के ज्ञाता बताए गए, जनक कहे गए, चरक संहिता उन्होंने लिखी है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। हमें वो सब पता है जो हमें नहीं पता होना चाहिए। हमें वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग ट्यून कर दिया गया, हमारी गुलामी की मानसिकता बना दी कि हम तो गुलाम हैं, हम तो वही करेंगे जो वहां से हम सीख रहे हैं। लेकिन हमारे अपने, अगर मैं बात करूं, सुश्रुत संहिता, आचार्य सुश्रुत, जो कि आज की डेट में भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी के फादर। जर्मनी के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, मूर्तियां बनाई गई है। उस समय में जब युद्ध हुआ करते थे भारत में, तो राजा जब आपस में लड़ा करते थे ना, तो वो गर्दन नहीं काटा करते थे, वो नाक काट देते थे। आपने कहा सुना, नाक कट गई मतलब बेइज्जती हो गई। हाँ, बेइज्जती हो गई। तो नाक कटने का वो तर्क ये था कि उस समय नाक काट दी मतलब ये राजा युद्ध हार गया, इसकी नाक काट दी। तो उस समय आयुर्वेद इतना एडवांस था कि वो उस टूटी हुई नाक को जोड़ने में सक्षम था। 1500 से ज्यादा राइनोप्लास्टी के केंद्र पूरे भारत में हुआ करते थे, जहां टूटी हुई नाक जोड़ दी जाती थी। जी, इतना एडवांस आयुर्वेद था। आज जितने उपकरण सर्जरी में यूज हो रहे हैं, उससे ज्यादा उपकरण जो है वो सुश्रुत संहिता में वर्णित है। आज के जो उपकरण हैं जो यूज होते हैं वो सिर्फ आयरन से बनाएंगे। उस समय 7 से ज्यादा धातुओं से बनाए जाते थे, जिससे उसमें जंग ना लगे। इतने एडवांस तरीके से आयुर्वेद हुआ। डॉक्टर साहब, अभी हमने आयुर्वेद की बात की। अगर हम पिछले कुछ सालों के अंदर बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, विदेशों की बात नहीं करते, जैसे और भी बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां हिंदुस्तान में, चाहे एलोपैथी की बात कर ले, होम्योपैथी की बात कर ले, आप क्या मानते हैं? बिकॉज आप जिस हिसाब से इलाबोरेट कर रहे हैं, आयुर्वेद के क्या फ़ायदे हैं वो हमने समझ लिया, और आयुर्वेद के लोग भी जो आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बट आप क्या मानते हैं कि आयुर्वेदिक अगर बाकी चिकित्सा पद्धतियों से कंपैरिजन करें तो क्यों ज़रूरी है? और अगर इतनी हज़ारों साल पुरानी हमारी प्राचीन ये चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद भी ये पिछले कुछ सालों के अंदर जो आपने बताया, जैसे केमिकल वाली दवाइयाँ और बाकी सब चीज़ें, इनका प्रचलन क्यों बढ़ा? ऐसा क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मुझे ना कोरोना हुआ था फर्स्ट वेव में जी। कोरोना के समय ना दुनिया भर की कॉम्बिनेशन ड्रग्स चल रहे थे। मैंने ना कोई दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ 4 दिन लंघन किया था। ना मैंने एलोपैथिक दवाई ली, ना मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई ली, ना मैंने कोई और दवाई ली। 4 दिन मैंने खाना नहीं खाया था। 4 दिन के बाद मेरी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। सिर्फ लंघन करने से 4 दिन में कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गया था। ये आयुर्वेद जो है ना वो प्रिंसिपल्स पे चलता है, वो ना प्रिंसिपल सिद्धांतों का ज्ञान है। आयुर्वेद इतना पुराना है, वो टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। आपने एक डिटर्जेंट की कहावत सुनी है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यस। लेकिन आयुर्वेद में उल्टा है, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। क्या बात है। टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। भगवान हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो वो संजीवनी बूटी लाए थे, सूंघने से जो है वो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज है। ये कितनी साल पुरानी बात है? 10,000 साल पुरानी, 8.5 लाख साल पुरानी बात। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं आयुर्वेद तब से जब से सृष्टि है। अब एलोपैथी की बात आपने करी, एलोपैथी जो है वो 200-250 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। बिल्कुल। एलोपैथी में अगर आप उसकी डेफिनेशन देखोगे, एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ। एलोपैथी को आप गूगल करोगे ना उसका मतलब क्या है तो समझ, एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। आप एक ऐसी मुझे बीमारी बताओ
जो एलोपैथिक दवाई खा के ठीक होती हो, क्या बीपी ठीक होता है? नहीं। शुगर ठीक होता है? यस। थायराइड ठीक होता है? कोई एक दवाई बताओ मुझे, कोई एक बीमारी बताओ जो गोली खाई और वो ठीक हो गई। आप तो डॉक्टर के पास जाते हो ना ठीक होने के लिए, लेकिन आप तो वहां जाके परमानेंट पेशेंट हो गए। परमानेंट पेशेंट हो गए, बिकॉज वो तो कहते हैं कि लाइफस्टाइल मैनेज करना है, दवाई आपको सारी उम्र खानी है, और आपको दवाई अपने साथ सारी उम्र रखना है, यू कैन नॉट लीव दिस। बिल्कुल, तो आप ठीक तो हो गई नहीं। आयुर्वेद इसके ऑपोजिट काम करता है। तो एक ऐसी बीमारी, मुझे आप अगर दीपक आपने आसपास देखा होगा बहुत सारे लोगों को, एक ऐसी बीमारी जो एलोपैथी के द्वारा ठीक होती है, क्या बीपी ठीक होता है? क्या शुगर ठीक होता है? किडनी के पेशेंट जो आते हैं क्या वो ठीक हो जाते हैं? थायराइड ठीक होता है? लीवर की प्रॉब्लम है, दुनिया भर की समस्या है। वहां पे क्या होता है कि आप आए हो, आप दवाई खा रहे हो, आप दवाई खा के बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन साथ साथ उस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी, वो ग्रेजुअली आपको आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करेगी, उस पे रिएक्ट भी करेगी, साइड इफेक्ट भी, और डोज भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आप अगर डायबिटीज के लिए आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, तो आप हो सकता है शुरू में एक गोली ले और आपको लगे मैं गोली खा रहा हूँ, डायबिटीज मेरी ठीक है, सेट है। थोड़े टाइम के बाद वो 2 गोली, फिर 4 गोली, फिर 8 गोली, फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में वो परिवर्तित हो जाती है। जब आप एक बार इंजेक्शन ले रहे हो शुरू में, फिर आप 2 बार ले रहे हो, फिर जो शुगर की दवाई के साइड इफेक्ट अलग और शुगर के साइड इफेक्ट अलग, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप इंसुलिन ले रहे हो, तो उसी समय के लिए, कुछ समय के लिए वो शुगर बैलेंस हो जाती है। पूरे टाइम जो है पैनक्रियास की तरह स्मार्ट नहीं होती ना, जो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन ले रहे हैं कि वो पूरे टाइम शुगर को बैलेंस कर पाए। अल्टीमेटली शुगर के उसके साइड इफेक्ट आने लगते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट में, ब्रेन में, इस तरह की चीजें उन्हें लग जाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्या हम जब शुगर हुई वहीं पे हम कुछ चीजें ठीक कर ले, वहीं पे हम आयुर्वेद की तरफ आ जाएं, बिना कुछ आहार विहार ऐसा कर ले, 40 मिनट्स का हम अगर अपने लिए टाइम दे दें, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सुधर सकती है, बीमारी वहीं से ठीक हो सकती है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपने बात की, जैसे ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, या ये जो एलोपैथी के बाद जो मेडिसिन, बीपी, शुगर, अगर आयुर्वेदा में इनिशियली वंस समबडी इज डायग्नोज्ड विद कि उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है, और अगर वो आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट और आयुर्वेदा के इनपुट्स लेकर उसको करे, कैन समबडी कैन क्योर दिस परमानेंटली आल्सो? एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट हैं जिनकी शुगर ठीक हुई है, बीपी ठीक हुआ है, किडनी की जिनको प्रॉब्लम थी वो रिवर्स हुई है, ऐसे हजारों की संख्या में। और फिर मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं है, वंस इट इज रिवर्स। आयुर्वेद काम ही जड़ पे करता है, सिम्टम्स को दबाने पे नहीं करता कि सिम्टम्स दब जाए टेम्पररी, और फिर जब आप दवाई छोड़ो तो फिर दोबारा तो फिर रिकवर हो जाए। यस, बहुत से लोग कहते हैं आयुर्वेद स्लो प्रोसेस है, तो मैं उनको सीधी सी बात ये समझाता हूँ, स्लो हो या फास्ट, ट्रीटमेंट तो आपको यही मिल रहा है, बाकी जगह तो आप सिर्फ मेंटेन हो रहे हो। देखो इमरजेंसी है, कोई किसी तरीके कोई सर्जरी है अगर बहुत ज्यादा, तो आप वहां जाके करा सकते हो। हालांकि सर्जरी के जनक जो है वो आचार्य सुश्रुति हैं, लेकिन अगर आपको अभी आज के समय में सर्जरी करानी हो तो बहुत एडवांस सर्जरी वहां पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको दवाई, बीमारी ठीक कर रही है, तो वहां पे गोलियों से बीमारी ठीक नहीं होने जा रही है, आपकी क्रोनिक बीमारी ठीक नहीं होने जा रही है, उसके लिए आयुर्वेद है। तो दोनों पैथीज का अपना अलग अलग रोल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी होता है हम सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास और जाके दवाइयां लिखवा लो। हमारी मानसिकता क्या है, जो डॉक्टर 8 से 10 बड़े बड़े टेस्ट लिख दे, 15-20 दवाइयां लिख दे, वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, बिल्कुल टर्शियरी बड़े से 5 स्टार हॉस्पिटल में बैठा है, बिल्कुल, और उसकी वेटिंग, उसकी कंसल्टेशन 2-2 हजार रुपए है। उसके बाद जो 4 दवाइयों से ठीक कर दे, 4 टेस्ट से ठीक कर दे, वो छोटा डॉक्टर है। और जो बिना दवाइयों के ठीक कर दे, जो बिना टेस्ट के ठीक कर दे, वो तो मूर्ख है, उसको डॉक्टर नहीं मानते। अच्छा, तो ये मानसिकता हो गई है। जितनी बड़ी जगह पे आप जा रहे हो, जितनी बड़ी जगह पे जाओ तो उनको लगता है ज्यादा टेस्ट, उतने ज्यादा वो। डॉक्टर साहब, मेरे को इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और मेरे दिमाग में आई कि जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथी के अंदर ट्रीट नहीं होती। वन सच डिजीज विच कम्स इन माय माइंड इज जैसे लिवर सायरोसिस है। ऐसे केसेस मैंने बहुत सुने हैं कि जिनको लिवर सायरोसिस रहा हो तो उनके लिए एलोपैथिक, और उसके अंदर केवल लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन, ओनली एंड लास्ट ऑप्शन लेफ्ट, एंड दैट इज टू एक्सपेंसिव ऑल्सो। बट आई हैव come across and some cases also, the people कि जिन्होंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया और उनकी ये चीज भी दुरुस्त हुई। तो ऐसे लिवर सायरोसिस जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया वो, और या ऐसी और कोई और आपको लगता है कि जो मेजर इलनेसेस हैं जो एलोपैथिक या बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें ठीक नहीं होती, और आयुर्वेद कैन क्योर दैट ऑल्सो?
देखिए, लिवर सिरोसिस का आपने नाम लिया, तो लिवर सिरोसिस जो होता है वो लिवर की एक ऐसी कंडीशन है जहाँ लिवर जो है वो हार्ड होता चला जाता है, सख्त हो गया। बहुत सी बार ये अल्कोहल के ओवर कंजम्पशन के कारण होता है, और बहुत सी बार ये किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, कभी जॉन्डिस हुआ या कुछ हुआ, जॉन्डिस के, बिगड़ गया, उसके बिगड़ने से भी होता है। तो लिवर जब हार्ड होता है तो लिवर कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लिवर हमारे बॉडी का इंजन है जिससे हमारी बॉडी पूरी चलती है। अब अगर वो काम नहीं कर रहा तो सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। लिवर सिरोसिस के बाद लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, फिर लिवर जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो ये बड़ी ही खतरनाक और भयानक स्थिति होती है। लिवर में अंग्रेजी दवाइयों में, एलोपैथी में लिवर की एक भी औषधि नहीं, एक सिंगल दवाई नहीं है। वहां के डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। यस दैट आई हैव गॉट टू नो सो मेनी टाइम्स फ्रॉम मैं नाम नहीं लूंगा किसी दवाई का, लेकिन वही प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक ही प्रिस्क्रिप्शन होता है लिवर की बीमारी होने पे। उसके बाद कहा जाए लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। लिवर जो अगर आपका अपना लिवर आप ठीक नहीं कर पा रहे तो आप उसको ट्रांसप्लांट करके वो कैसे ठीक करोगे, सोचने समझने की बात है। जो लिवर का डॉक्टर है वो आपका अपना लिवर नहीं ठीक हो रहा। सेम गोस फॉर किडनी, किडनी खराब होती है, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। गॉल ब्लैडर खराब हुआ, गॉल ब्लैडर निकाल दो। यूट्रस खराब हुआ, यूट्रस बॉडी से निकाल दो। जो अंग खराब है उसको काट के निकाल दो। अरे भगवान ने दिया, कुछ तो फायदा होगा, निकालने के लिए थोड़ा दिया भगवान ने। तो ये सोचने की बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। गर्भाशय है, चलो जी यूट्रस खराब हुआ, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब बच्चेदानी को निकाल दो। उसके बाद हार्मोन डिस्टर्बेंस जो होती है उसको कौन देखेगा? गॉल ब्लैडर निकाल दो, उसके बाद जो एसिडिटी गैस की समस्या बनी रहती है वो उसको कौन देखेगा? और भी चीजों के द्वारा जो है ट्रीटमेंट की, अगर रसौली है, सिस्ट है किसी को, तो वो और भी तरीके से ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है। तो डॉक्टर साहब, ये अभी जैसे अभी अगर हम बात करें कि जो पुराने समय के जो लोग थे या जो मिडिल एज पीपल हैं, पीपल आर मोर अवेयर टुवर्ड्स आयुर्वेदिक, और उनका एक विश्वास भी बना हुआ है। जो आज का यूथ है, अगर यूथ को बात करें, हाउ डू यू फील कि यूथ कितना अवेयर है आयुर्वेदा को लेकर? और अगर इनको ज्यादा एजुकेट करना है, इसके बारे में बताना है कि आयुर्वेद कैन हेल्प इनटू जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसको करेक्ट करने में, और जो हम बात कर रहे थे कि बीमारी होने ही ना दे, तो यूथ को किस तरह से इसके बारे में एजुकेट किया जाए कि आयुर्वेदा की तरफ आए और थोड़ा उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स ही ना हो? देखिए, आज की डेट में ना यूथ जो है ना वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में लगा हुआ है। बहुत से यूथ आते हैं हमारे पास, वो बॉडी बनाई होती है, उन्होंने स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, जिम जाते हैं, वहाँ पे जिम का ट्रेनर उनको बताता है कि आप ये प्रोटीन ले लीजिए। प्रोटीन का वो लेना शुरू करते हैं और एकदम से बॉडी बन जाती है। शुरू में उनको बहुत मजे आने लग जाते हैं, जी बॉडी बन रही है हमारी, लेकिन बहुत सी बार उसी प्रोटीन के डब्बे में स्टीरॉइड मिला हुआ होता है। आज की डेट में 20 से 30 वर्ष के आयु के हमारे पास रोज के कम से कम 15 से 20 पेशेंट आते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है। बताइए, अलग अलग क्लिनिक्स में, इतनी यंग एज में। एक तो हो गया बीपी शुगर के कारण किडनी खराब हो रही है, एक जो ये डब्बे वाले प्रोटीन जो खा रहे हैं जिम्स में जाके, उसके कारण किडनी जो है फेल हो रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा स्टीरॉइड होता है। कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी एकदम से बना रही है ना, तुरंत उस डब्बे को घर से बाहर उठा के फेंक देना। तो डॉक्टर साहब, ये जो जिम्स के, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो ट्रेनर्स हैं, बहुत बड़े फिटनेस कोचेस हैं, lot many people and lot many celebrities who are into bodybuilding and all that, they also endorse and promote such कि आप प्रोटीन पाउडर्स लीजिए, इस कंपनी के लिए, उस कंपनी के लीजिए। If these are such harmful, so why these people are promoting this also? देखिए क्या होता है, बहुत से प्रोटीन जो होते हैं ना वो अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन बहुत से जिम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ट्रेनर को इतनी नॉलेज नहीं होती, और वहां पे वो कुछ और बताते हैं, कुछ और उसके अंदर होता है, और वो लेने वाले को भी अनजान होता है। अल्टीमेटली नुकसान उसको हो जाता है जो ले रहा होता है, और उसकी किडनी जो है वो जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। प्रोटीन ही तो लेना है ना, प्रोटीन तो आहार से भी ले सकते हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी हम ले सकते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन का भी ऑप्शन है, आप वहां पे भी तो ले सकते हो। प्रोटीन तो लेना, डाइट को ऐसी कर लो कि आपका प्रोटीन बढ़ जाए। अगर आपको एक्सरसाइज ही करनी है, मस्कुलर एक्सरसाइज करनी है, तो आप ऐसा प्रोटीन ले लो, डाइट में ले लो। डाइट भी आपकी इस तरीके से हो सकती है जिससे आपको बाहर डब्बे वाले प्रोटीन की जरूरत ना पड़े। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट मसल, इट्स अबाउट फिटनेस। आप कितने फिट हो बॉडी, ये बहुत जरूरी है। और हर किसी को 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जो आप मसल बॉडी आप एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सटर्नल बॉडी के लिए है, लेकिन जब हम अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है, हमारी प्राण शक्ति को जागृत करती है, 72,000 नाड़ियों को जागृत करती है, प्राण उदान समान व्यान अपान इन पांचों वायुओं को बैलेंस करती है, वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करती है। एवरी डे 5 मिनट्स इज एनफ इन द मॉर्निंग। बहुत स्टार्टिंग में 5 मिनट अगर प्रतिदिन, मोर देन सफिशिएंट स्टार्टिंग में करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एक आयुर्वेदा को लेकर एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हम चाहेंगे कि आप उसको भी क्लियर कीजिए कि नॉर्मली जब अगर हम
लोगों को कोई डिजीज होता है तो लोगों को कोई प्रॉब्लम है, चाहे बुखार है, कोई भी चीज़ है, तो पीपल टेंड टुवर्ड्स द अदर ट्रीटमेंट्स लाइक एलोपैथिक एंड ऑल दैट। उनको लगता है कि जिससे इमीडिएट रिलीफ आ जाए। मान लो 2 गोलियां लिए, आपने पैरासीटामोल ले लिया, जो भी ले लिया, XYZ लिया आपने, तो उससे रिलीफ मिल जाता है। तो लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा भी एक भाव रहता है कि लोगों को लगता है कि ये थोड़ा स्लो काम करती है, इट टेक्स टाइम। तो वो क्योर चाहे परमानेंट कर दे, बट लोगों को क्या लगता है कि एक इमीडिएट रिलीफ चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी यू शेयर योर व्यू पॉइंट्स एग्जैक्टली, हाउ डज इट वर्क एक्चुअली। देखिए, आयुर्वेद जो है ना वो जड़ पे काम करता है और ट्रीटमेंट जो होगा वो रूट कॉज पे होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आप जल्दी में दर्द हुआ, दर्द की गोली खाई, सर में दर्द है, दर्द की गोली खाई और काम पे लग गए। घुटना में दर्द हुआ, दर्द की गोली खाई और काम पे लग गए। अब दर्द तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन उसके कारण जो किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, पेट में जो है एंटीबायोटिक के कारण और दर्द की दवाई के कारण जो पेट डिस्टर्ब हो गया, वो सारी चीजें अलग है, वो नहीं देख रहे। हो सकता है आप बहुत से लोग कहेंगे हम तो खाते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हो सकता है आपको इमीडिएट ना आए। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 4 महीना, 6 महीना, कुछ साल के बाद ये आएगी ही आएगी, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है। नेफ्रोटॉक्सिक बताई गई हैं दवाइयाँ। जो आप दवाइयाँ OTC ओवर द काउंटर ड्रग्स आप ले रहे हो, जल्दी आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, आपके सिम्टम्स को दबा देता है। बुखार जो आता है, आप बता रहे हो पैरासीटामोल ले रहे हैं, अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी 56 दवाइयाँ नकली हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें एक ये जो दवाई है जो हम हर चीज के लिए खा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़े स्केल पे हम साइड इफेक्ट वाली केमिकल वाली दवाइयां कंज्यूम कर रहे हैं। बुखार जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, मित्र है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, ठीक है, वो तो एक टाइम के बाद बॉडी को रिपेयर कर रहा है। बिल्कुल, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का रिएक्शन है, वो। यस यस, बुखार हमारा मित्र है, खांसी हमारी मित्र है, जुकाम हमारा मित्र है, हमारी सफाई कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब इसमें जैसे अभी 56 मेडिसिन बैंड हुई, मतलब मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, वो नो कि इतने टाइम से हमारी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सारी लैब्स हैं, टेस्टिंग है, WHO सब कुछ है, तो ये इतने सालों तक अगर ये मेडिसिन चलती रही, तो आज क्या परिस्थितियाँ हुई, क्या सिचुएशन हुई कि आज इनकी टेस्टिंग में फेल हो गई सारी मेडिसिन। ये मेडिसिन तो फिर बहुत साल पहले ही बैन हो जानी चाहिए थी अगर इनमें कुछ इश्यूज थे तो। आप ये समझिए कि ये दवाइयाँ वही हैं जो हम रोजमर्रा में अपने सभी परिवार के लोगों को दे रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। एक तो वो दवाइयाँ केमिकल वाली, उसके अपने साइड इफेक्ट, दूसरे वो दवाइयाँ भी नकली हैं बिल्कुल। तो कितने बड़े स्केल पर हमारे अंदर शरीर के क्या हो रहा है हमें कुछ और सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है लोगों के साथ। आपके बॉडी में पिंपल हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, आपके अंदर कोई बीमारी होगी, आपको नहीं दिखेगी। आप जो खा रहे हो उसके कारण बॉडी के अंदर बीमारी हो रही है, तो वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये हम नकली सारा खा रहे हैं। दूध हम पी रहे हैं, दूध में यूरिया मिला हुआ आ रहा है। हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं सब्जियों को बड़ा करने के लिए। हम अगर इस तरीके से कुछ भी चीज देखते हैं तो उसमें मिलावट कहीं ना कहीं होती है। तो जितना हो सके हम एटलीस्ट सात्विक आहार खाएं, भोजन का समय निश्चित रखें। बहुत से लोग जो हमारी जठर अग्नि जो होती है ना, पेट, वो कहता है कि हमारे को सूर्य के अनुसार काम करती है, सूर्य के टाइम के अनुसार। तो सूर्यास्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता। बट हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन सूर्यास्त के बाद ही शुरू करते हैं। उनका काम डॉक्टर साहब सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको कैसे रोका जाए? वो एक मैं किसी ऑनलाइन वाले डिलीवरी वाले से मिला, वो कहता है हम दिन में तो हम कुछ करते ही नहीं, दिन में तो हमारे ऑर्डर ही नहीं होते। ऑर्डर तो हमारे पास रात को होते हैं, बाइक लेके तो अब रात को भाग रहे होते हैं सब जगह पे। तो ये बहुत बड़ी जो है, मतलब इसको हम अज्ञानता ही कह सकते हैं कि अज्ञानतावश लोगों को सही खाना क्या है, सही खाना क्या नहीं है, ये सब चीजें ना बेसिक स्कूल में पढ़ा दी जानी चाहिए। कितना लाखों करोड़ भारत की GDP का बढ़ जाए, बच जाएगा अगर लोग बीमारी नहीं होंगे। कितने हजारों हॉस्पिटल, कितने डायलिसिस सेंटर, कितने ट्रांसप्लांट सेंटर, कितने ऑपरेशन थिएटर बच जाएंगे अगर खाना पीना हमारा ठीक होगा तो। डॉक्टर साहब, एक दो सवाल हम और लेना चाहेंगे इन चीज़ों पर कि जैसे अभी आपने ट्रांसप्लांट की बात की, डायलिसिस की बात की, तो किडनी के आजकल केसेस बहुत बड़े हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में देखें तो लिवर के, हार्ट के और किडनी के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आपके पास भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस किडनी से रिलेटेड है, किसी की किडनी फेलियर है, उनको इश्यूज़ है, तो आपने उनको लोगों को बहुत ठीक भी किया। मैं इसमें 2 सवाल है मेरे कि जो किडनी की प्रॉब्लम्स यूथ में खास तौर पे बढ़ रही हैं, उसके क्या क्या मेजर कारण है, और जब अगर किडनी की प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो तो उसको इमीडिएटली सबसे पहले क्या काम करना चाहिए कि आपके पास आना चाहिए आयुर्वेदा के पास, उसको इमीडिएटली क्या कंसल्टेशन करनी चाहिए जिससे उसकी बीमारी तुरंत उसी स्टेज पर रुक जाए?
देखिए, किडनी की जो समस्या होती है ना, उसमें क्रेटिनाइन पेशेंट का बढ़ना शुरू होता है, उसको काफी लेटर स्टेजेस में पता चलता है कि उसे किडनी की समस्या है। स्टार्टिंग में उसे पता नहीं चलता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। कई बार उसको पैरों में सूजन आती है, किसी के पेट में, किसी के लंग्स में, किसी के आंखों में, और 20 से 30% केसेस जो किडनी फेलियर के होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन का डॉक्टर डायग्नोस करता है। ओके। क्योंकि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है किडनी, वो काम नहीं कर रहा, हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी होती चली जा रही है। उस गंदगी इकट्ठी होने की वजह से हमारे शरीर में इचिंग होना, खुजली होना, इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है, वहां पे डायग्नोसिस, वो स्किन डॉक्टर के पास जाएगा कि स्किन की शायद कोई एलर्जी है, वो केएफटी कराता है, फिर केएफटी से पता चलता है कि ये क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है। जी। तो इस तरह के केसेस जो है ना, ये बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग में डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसके बाद जब पेशेंट को पता चलता है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, वहां पे उसका क्रेटिनाइन 2-3 होता है। धीरे धीरे उसे कहा जाता है दवाइयां लो, क्रेटिनाइन नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसको डायलिसिस शुरू हो जाता है थोड़े टाइम में। 2 से 3 में उसे बोला दवाई लेते रहो, क्रेटिनाइन नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल रहेगा। थोड़े टाइम में डायलिसिस पर आता है, डायलिसिस सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार वो कराता है। उसके बाद कहा जाता है डायलिसिस आपका लंबे समय तक नहीं हो सकता, आप ट्रांसप्लांट करा लो। फिर ट्रांसप्लांट कराया जाता है। ट्रांसप्लांट की एवरेज एज 5 साल बताई गई, अल्टीमेटली फेल होता ही होता है। 5 साल बाद फिर अगेन यू रीट्रांसप्लांट करा लीजिए, या फिर आप दोबारा से डायलिसिस करा लीजिए। तो आप डायलिसिस से शुरू हुए, डायलिसिस पर ही आ गए, तो बड़ी बहुत ही ना खतरनाक और भयानक स्थिति हो जाती है परिवार वालों के लिए भी, और साथ में जो सफर कर रहा है पेशेंट है। बिल्कुल। तो ये समझने की चीज है कि अगर आपकी अपनी किडनी जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो इम्प्रूव कर जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसी समस्या है, इमरजेंसी है, पानी भरा हुआ है, सांस नहीं आ रही, आप जाइए, आप इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लीजिए, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर आपको GFR बढ़ाना है तो नियर बाय आप किसी भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, चिकित्सक से मिल लीजिए, उससे GFR बढ़ाने वाली मेडिसिन के बारे में चर्चा कर लीजिए। कुछ हमने घर बैठे कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो बना रखी है। पुनर्नवा और गोखुरु का काढ़ा आप लेना शुरू कर दीजिए, आपको ग्रेजुअली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो आपके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल और उसके ऊपर डले हुए हैं? बिल्कुल डले हुए हैं। पुनर्नवा और गोखुरु को आप लेके 5-5 ग्राम उसको बॉयल करके 400 ml पानी को उसको आप जो है लगभग 100 ml 50 ml तक कर लीजिए। एज पर 50 से 100 ml के बीच करके उसे दिन में 2 बार आप ले लीजिए। 3 महीने तक आप उसको लीजिए। उससे आपकी किडनी का GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्रेजुअली इंप्रूव होने लग जाएगा, प्रोवाइडेड आप डाइट का फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन साथ में कर रहे हो, साथ में आप उसके जो है एक्यूप्रेशर कर रहे हो। हम सारी चीजें समझाते हैं, और बहुत सी चीजें हमने यूट्यूब में फ्री में भी डाली हुई है, जिसको मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत से लोग तो अनअवेयर होंगे कि GFR होता क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, आप पानी पीते हो ना, पानी बहुत से लोग कैसे पीते हैं, घटाघट। अब हमारी किडनी पानी कैसे छानती है, 1 मिनट में 80 से 90 ml। हम कितना पानी पीते हैं, पूरा ग्लास भर के 400 ml। हाँ, एक बार में पी लिया, एक बारी में पी जाते हैं। वो किडनी पे जाके जोर डालता है, जोर डालेगा। 150 ml से पानी इकट्ठा एक बारी में नहीं पीना चाहिए, रुकना चाहिए। ओके। थोड़ी देर रुके, उसके बाद आप दोबारा ले लीजिए, लेकिन इकट्ठे बहुत सारा पानी पीना नुकसानदेह हो जाए। एक डॉक्टर साहब इसी में मेरा एक सवाल है कि आजकल ना लोगों में, क्योंकि वाटर इनटेक का बहुत से सुना था कि नहीं आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे कि ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज योर किडनी continuously working for that, filtration हो रहा है। So on an average एक healthy individual को, middle aged individual को कितना पानी लेना चाहिए? एक तो आपने बताया कि 150 ml से ज़्यादा एक टाइम में वाटर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अनलेस अनटिल कि बहुत ज़्यादा किसी को प्यास ना लगी हो। तो ये जो है कि वाटर इनटेक की अगर हम बात करें तो एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना लेना चाहिए वाटर? देखिए, हर एक की जो प्रकृति है वो बड़ी अलग है, हर एक का जो शरीर है वो बहुत अलग है। ऐसा नहीं कि आपके लिए जो है वो अगर 2 लीटर 3 लीटर पानी सफिशिएंट है, तो हमारे जो कैमरा वाले हैं उनके लिए हो सकता है 1 लीटर का पानी सफिशिएंट है, मेरे लिए हो सकता है 2.5 लीटर पानी सफिशिएंट है। ये समझना पड़ेगा कि हर एक के लिए ना हम एक सेट फिगर नहीं कर सकते। इसका छोटा सा सूत्र है, छोटा सा फॉर्मूला है, जो आप खुद अपनी पानी का एस्टिमेट आप निकाल सकते हो। जब भी आप पानी पीते हो ना, तो पानी वो न्यूट्रल होता है, उस पानी में एसिड तो नहीं होता, लेकिन जब वो आपका यूरिन के रास्ते से निकलता है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि वो शरीर की सारी गंदगी लेके बाहर निकल रहा है। तो पानी जब आपका यूरिन डार्क येलो आ रहा है तो समझ लो आप पानी कम पी रहे हो। ओके। आपका अगर यूरिन लाइट येलो आ रहा है या व्हाइट आ रहा है तो समझ लीजिए पानी ठीक पी रहे हो। That is a basic phenomenon, basically. बिल्कुल, हर एक के लिए क्वांटिटी अलग हो सकती है, किसी के लिए 1.5 लीटर 2 लीटर, किसी के लिए 4 लीटर। आप और हम अगर एसी में बैठे हैं तो हमारा लगता है पानी कंजम्पशन कम हो। अगर एक लेबर है उसके लिए पानी कंजम्पशन 4-5 लीटर पी रहा हो क्योंकि स्वेटिंग हो रही है, बाहर काम कर रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा। गॉट इट। डॉक्टर साहब एक बेसिक और सिंपल सवाल कि आयुर्वेदा जो है वो किस थ्योरी पे काम करता है एग्जैक्टली,
वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बताया, और मैं चाहूँगा एक थोड़ा इलाबरेट करने के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को अगर हम बेसिक तौर पर डिफरेंशिएट करना चाहें तो बेसिक तौर पर डिफरेंशिएट क्या और आयुर्वेदिक किस थ्योरी पे प्रिसाइसली काम करता है? देखिए, आयुर्वेद जो है ना वो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए काम करता है, टेम्पररी रिलीफ के लिए काम नहीं करता। पंचकर्म चिकित्सा होती है, उसके अंदर शोधन चिकित्सा होती है, वमन, विरेचन, बस्ती, बहुत सारी चिकित्सा उसके अंदर हमारी होती है। वो सारी चिकित्सा जो है आयुर्वेद के अंदर ही आती है। ये सारी चिकित्सा जब रह के पेशेंट कराता है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। एलोपैथी में जब आप जाते हो, आप टेम्पररी सिर्फ आप उस समय के लिए दवाई लेके सिम्टम्स को दबाने के लिए जाते हो, रूट कॉज पे आपका कोई इलाज नहीं हो रहा। लेकिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें इतनी पेशेंस नहीं है कि हमें तो 2 घंटे में रिलीफ चाहिए, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार ठीक हो और हम काम पे निकल जाए। हाँ, लेकिन वो बुखार ठीक होगा लेकिन साथ में कोई और बीमारी भी हो जाएगी, वो हमें देखना पड़ेगा उस समय कितना समय लगेगा, और अभी अगर थोड़ा सा समय देके ठीक कर ले तो वो अलग है। नॉर्मल बुखार है तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग ना, एक दवाई आती है नीले रंग की, निमोस्लाइड, बुखार के लिए ले लेते हैं, खाते हैं, बुखार लेते ही आधे घंटे में बुखार नॉर्मल, बुखार होगा जितना मर्जी, आधे घंटे में नॉर्मल आपका बुखार। कोई भी आपको बुखार हो, कोई मतलब नहीं उस दवाई को, वो जाएगी और बुखार उतार देगी, बुखार कोई लेना देना नहीं है उस दवाई को। तो इतनी अच्छी दवाई है वो कि वो उतार दी, जाते ही बुखार उतार देती। लेकिन उस दवाई के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है। अगर आपको नॉर्मल से हटके कोई बुखार हुआ तो वो आपकी लीवर फेल कर देगी, किडनी फेल कर देगी, एकदम से नहीं करेगी, आपको पता नहीं चलेगा आपने दवाई पहले खाई थी, और कब इफेक्ट किया उसने। आप कहते हो ये बीमारी हो गई, पेशेंट बहुत सी बार आके पूछते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे क्यों हो गया। उनको शायद याद भी नहीं रहता, अनजाने में भी कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम जाने अनजाने में इस तरह की गलती कर बैठते हैं कि हमने शायद वो दवाई कभी खाई हो और हम भूल गए, क्योंकि वो रेगुलर खा रहे थे। हर बार ही हो सकता है उसका साइड इफेक्ट ना आए, लेकिन जब आएगा तो बड़ा भयंकर आएगा। तो जितना हो सके हमें प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में आना है। गिलोय सबके घर में, भगवान धन्वंतरी का दिवस आने वाला है। आयुर्वेद के जनक भगवान जो है, भगवान धन्वंतरी बताएगा, आयुर्वेद के भगवान। जब वो भगवान धन्वंतरी एक अमृत कलश लेके आए थे तो उनके हाथ में एक गिलोय था। भारत की सबसे अच्छी जड़ी बूटी गिलोय है। बुखार के लिए गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, बुखार जो है वो उतर जाएगा और तसल्ली से उतर जाएगा, और बीमारी को इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा साथ साथ। तो लोग कहते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, साइड बेनिफिट भी मिलेंगे गिलोय के। आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड बेनिफिट भी मिलते हैं। और इसको यूज करने का सही तरीका किस तरह से डॉक्टर साहब? गिलोय को अगर फीवर है, कोई भी चीज हो, आप अपने घर पे गिलोय का एक पौधा लगा लो, और उसका जब हो तो आप उसका पत्ता तोड़ के उसको पानी में घोल के उसका रस आप ले लो। गिलोय सबसे बढ़िया, गिलोय आपका फ्रेश गिलोय बनेगी घर के अंदर आपके। इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है बुखार के लिए। और अगर बुखार होने वाला है, शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं, प्रोड्रोमल सिम्टम्स, एक दिन पहले पता चलता है बुखार होने, कुछ हरारत फील होती है, बॉडी एक सा होने लगता है, उस समय आप लंघन कर लो। लंघन परम औषधम। लंघन अगर आपने उस समय कर लिया तो आपको बुखार होगा ही नहीं। मैंने पिछले 10 साल से बुखार की गोली नहीं खाई, लंघन करा है। लंघन से बुखार जो है वो नहीं आता। मैं डॉक्टर साहब कहूँगा, क्योंकि मैं चाहूंगा ये लंघन वर्ड को भी अब इलाबोरेट कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। जब बुखार होने वाला हुआ हो उसके बाद नहीं कहना, जब होने वाला हो, जब बॉडी आपको लगने लगे यार कुछ फील हो रहा है, कल बुखार आएगा, उस समय अगर आप कुछ ना खाओ, सुबह से रात तक 24 घंटे अगर आप खाली पेट रह लो तो बुखार नहीं होगा। लंघन कहा गया है इसको। उपवास समझ लो, व्रत समझ लो। आजकल तो अलग टाइप से व्रत होगा ना, कुट्टू भी खा रहे हैं, सुगाड़ा भी खा रहे हैं, शाम को टिक्कियां भी बन रही है। अल्टीमेटली मतलब व्रत रख के 2 किलो वेट बढ़ा लिया। शाम को टिक्की भी बन रही है। लेडी शाम को बात कर रही थी, अगर आप गली बोले कभी तेरे व्रत चल रहे हैं तो कहिए हाँ मेरे व्रत चल रहे हैं। यार मैंने तो व्रत भी रखे हुए, तो 9 दिन के बाद 1.5 किलो वेट बढ़ गया। तूने सारा व्रत में तो टिक्कियां खाई है, आलू की टिक्की खाई है बना के। बिल्कुल यही हाल है, व्रत रखते हैं हम वेट बढ़ाने के लिए।